आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सेम अविनाश ओझा और ये है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन का पार्ट 2 वीडियो। इस लेक्चर में हम सीखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। हमने अपने पार्ट 1 के जो वीडियो था उसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था, तो इसमें हम कवर करने जा रहे हैं हमारे कन्वेंशंस को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में ये 4 कन्वेंशंस कवर होते हैं जो आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। इसमें आता है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, मेटेरियलिटी कन्वेंशन और फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है। अकाउंटिंग में इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के बेसिस पे आप कोई भी एक्सपेंडिचर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी इनकम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं ले सकते। अगर आज के डेट में आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको उसमें लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर मेरा किसी भी कारण से मान लीजिए 50,000 रुपये खर्चे होने वाले हैं, और वैसे ही सिमिलरली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे अगले साल 1,00,000 रुपये की इनकम आएगी, कोई भी सोर्सेस हो सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें से सिर्फ यही 50,000 आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस में दिखा सकते हो, लेकिन इनकम को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इस कन्वेंशन को एक रीडिंग मारते हैं। दिस कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. It provides guidance for recording transactions in the books of accounts. It is based on the policy of playing safe in regard to showing profit. जब भी प्रॉफिट की बात आती है, जब भी बिजनेस की बात आती है जिसमें इनकम हमारा मेन मोटिव होता है बिजनेस में इनकम करना, लेकिन आजकल के जो नए बिजनेसेस हैं उसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आ गए हैं जिसमें ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। इसमें मेनली हमारे कंपनीज कवर होते हैं, जिसमें कंपनीज को चलाने वाले डायरेक्टर्स उसके ओनर होते ही नहीं है। ओनर कौन होते हैं? ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, जिनके पास शेयर्स होता है, और शेयर होल्डर्स बिजनेस को देखने के लिए नहीं होते हैं, और बिजनेस को चलाते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर बिजनेसेस अपना इनकम जो है उसको ओवरस्टेट कर देते हैं, मान लीजिए आपके बिजनेस का इनकम होना था 10,00,000 रुपए, और कंपनी के डायरेक्टर्स ने मिलकर ये सोचा कि 10,00,000 नहीं, हम इसको 50,00,000 दिखा देते हैं ये साल। इससे क्या होगा? प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा और हम जो पैसा है उसमें से डिविडेंड लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस अगर चलेगा तो जो डायरेक्टर लोग हैं, जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट लोग बैठे हैं, वो लोग पैसे लेकर निकल जाएंगे और शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि जो एंटिसिपेट वो लोग कर रहे थे प्रॉफिट करने की, जो इनकम करने की, वो आगे जाके ना हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ऐसा होगा कि प्रॉफिट हम बांट चुके होंगे, हमें बिजनेस चलाने के लिए हमारे पास पैसा रहेगा नहीं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देख कर ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन यही कहता है कि जब भी आप कोई भी एक्सपेंडिचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे खर्चा हो जाएगा, तब उसको अपने आप बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में लेके आ सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने एक इनकम का एक एग्जांपल लिया, हम एक एक्सपेंडिचर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटा सा एक शॉप ओनर है जो बिजनेस करते हैं शूज खरीदने की और बेचने की। ठीक है, और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 उन्होंने करीब 50,00,000 के शूज बेच दिया। उन्होंने करीब 50,00,000 का शूज सेल किया था, और उन 50,00,000 में से उनको सिर्फ 40 ही लाख मिले। बाकी के 10,00,000, बाकी के जो बचे 10,00,000 उनको मिले नहीं है 24-25 में। ठीक है, तो वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द ईयर 2025-26 उनको
10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और जैसे ही 2024-25 खत्म हुआ, मार्च 2025 को उनके पास एक जीएसटी का नोटिस भी आया, जिसमें ये लिखा था कि आपका जो टर्नओवर है वो जीएसटी के बेसिक जो एग्जेम्पशन हमको मिलता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना लेने की, वो करीब 20 लाख का मिलता है। उन्होंने करीब 50 लाख का बिजनेस कर लिया, तो उनको एक जीएसटी नोटिस आ गया कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लीजिए और अपने जो 50 लाख का शूज बेचा है उसमें करीब हमें 18% का जीएसटी दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एक्सपेक्टेड लॉस और ये पोर्शन आ गया हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अगर 50 लाख में हम 18% का जीएसटी हमें डिपार्टमेंट मांग रहा है तो हमें करीब 9 लाख रुपए का लॉस नेक्स्ट ईयर हो सकता है। आज पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये दोनों सिचुएशन में से हम सिर्फ इसी सिचुएशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और ये जो पोर्शन है 10 लाख का जो प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कन्वेंशन यही कहता है कि आप सिर्फ अपने लॉसेस को रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने प्रॉफिट्स को नहीं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट कन्वेंशन में। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी means that the same accounting principles should be used for the preparing of financial statements year after year. इस कन्वेंशन के तहत अगर आप कोई भी रूल आप फॉलो कर रहे हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, वो आप फॉलो करते रहोगे अपने आने वाले जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं उन सारे फाइनेंशियल ईयर्स में आप उनको फॉलो करोगे। अगर आप 24-25 में कोई रूल फॉलो कर रहे हो स्टॉक वैल्यूएशन को लेके या फिर डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग को लेके या तो फिर कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जिसमें मोर देन वन जिसमें तरीके दिए गए हैं, उसमें से आप कोई एक चीज़ अगर फॉलो कर रहे हो, तो जैसे हमारे स्टॉक्स में हम फीफो लिफो फॉलो करते हैं, डिप्रिसिएशन में हम स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड फॉलो करते हैं, अगर इनमें से कोई मेथड आप फॉलो कर रहे हो कोई ईयर में, उसको आपको नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करना है, उसके अगले वाले ईयर में भी फॉलो करना, और ऐसे ही आप उसी रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहोगे, उसको डेविएट नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि आपने 24-25 में फीफो मेथड में अपने स्टॉक्स को इवेलुएट कर लिया और नेक्स्ट ईयर आप लिफो में उसको फॉलो करो, नेक्स्ट ईयर वेटेड एवरेज में करो, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी रूल्स प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर रहे हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, आपको नेक्स्ट ईयर भी वैसे ही फॉलो करना है, उसी मेथड में ही उसकी अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, ये इसीलिए किया जाता है। अगर मान लो मैंने फीफो मेथड में एक साल में अपने स्टॉक्स का वैल्यूएशन कर लिया, नेक्स्ट ईयर मैंने लिफो में कर लिया, उसके अगले साल मैंने वेटेड एवरेज में कर लिया, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी ओनर को खुद, क्योंकि उसको कंपैरिजन करने में बहुत मुश्किल होगा। एक साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसमें स्टॉक्स का वैल्यू 1 लाख है मान लो, दूसरे साल में भी स्टॉक का वैल्यू 1 लाख है, लेकिन जो वैल्यूएशन मेथड था दोनों मेथड ही गलत है, तो इसमें 1 लाख रुपए का वैल्यू इस 1 लाख रुपए की वैल्यू से बिल्कुल डिफर करेगा। बस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा होगा 1 लाख, लेकिन उन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, उन दोनों की वैल्यू अलग होगी क्योंकि अलग मेथड से उनको निकाला गया है। तो जब अगर आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस काम का। इसीलिए कंसिस्टेंसी कन्वेंशन में ये है कि आप कोई भी रूल्स जब फॉलो कर रहे हो उसको आप कंसिस्टेंटली अगले सालों में फॉलो करते रहोगे। ठीक है, convention of materiality. Materiality states that to make financial statements meaningful, only material fact, that is, important and relevant information should be recorded in the books of accounts. अब relevant information क्या है? relevant information को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम अपने बिजनेस के लिए कुछ पेपर लाते हैं, फिर प्रिंट करेंगे, हम इसमें टैक्स इनवॉइसेस प्रिंट करेंगे, हम लेटर्स लिखेंगे, उसके लिए पेपर चाहिए, हम पेंसिल्स मंगवाते हैं, ऑफिस में ज़रूरी होता है पेंसिल, पेन मंगवाते हैं, पेन के रिफिल्स मंगवाते हैं, स्टेपलर्स मंगवाते हैं, स्टेपलर के पिन, ये सब मंगवाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत छोटे छोटे आइटम है,
पेंसिल हो गया, पेन हो गया, रिफिल हो गया, स्टेपलर हो गया। अगर ये बिजनेस करीब 5 करोड़ का बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मुझे ये सब जो एक्सपेंडिचर है ये मेरे बहुत छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं ये पेपर पेंसिल ये सब को खरीदने और बेचने का बिजनेस करता हूँ, ये हो गया बिजनेस वन, जिसमें मैं दूसरी चीज़ों की ट्रेडिंग करता हूँ जो है शूज, ठीक है। और एक और बिजनेस लेते हैं, बिजनेस टू, जो कि है इन्हीं सब पेपर पेंसिल में मैं डील करता हूँ, ठीक है। अगर पहले वाले बिजनेस को देखें, ये शूज में डील करता है, इसके लिए ये बहुत बड़ा मटेरियल आइटम नहीं है, बड़ा आइटम नहीं है। तो मुझे बुक्स में मैं एक बंडल पेपर लाया, 10 पेंसिल लेके आया, 15 पेन लेके आया, या रिफिल भी मैं कुछ लाया, स्टेपलर, ये सब मिला के मान लीजिए मेरा 5,000 रुपये का खर्चा हुआ पूरे महीने। तो मुझे इनको एक एक करके, पेपर में कितना खर्चा हुआ, पेंसिल में कितना खर्चा हुआ, पेन में कितना खर्चा हुआ, रिफिल में कितना खर्चा हुआ, स्टेपलर में कितना खर्चा हुआ, इसको रिकॉर्ड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक आइटम, एक जेल बना के, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जेल में बनाऊंगा और इसमें 5,000 रुपये डाल दूंगा। इस महीने मेरा 5,000 रुपये स्टेशनरी में खर्चा हुआ है। मुझे एक एक चीज़ों को रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए मटेरियल ही नहीं है, ठीक है। अगर वहीं पे मैं ये बिजनेस मेरा पेपर और पेंसिल से डील कर रहा होता, तो मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि मैं कितने पेपर लाया था, उसमें से कितने बेच दिया, कितने पेंसिल लाया था और कितना बेच दिया। तो मेरा सेकंड बिजनेस के लिए, अगर ये मेरा बिजनेस है, तो मेरे लिए ये वाला डेटा बहुत रिलीवेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस शूज का है, तो उसमें मुझे एक एक करके पेपर पेंसिल कर रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें एक ही जगह प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो ये है मेटेरियलिटी कन्वेंशन, जिसमें डिपेंड करता है कौन सा चीज़ मटेरियल है, कौन सा चीज़ मटेरियल नहीं है। वो आपको अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कैसा बिजनेस कर रहे हो। उसको देख के जो अकाउंटेंट है आपके बिजनेस में, वो डिसाइड करेगा कि ये बिजनेस कैसा है, क्या मेरे लिए एक एक चीज़ें रिकॉर्ड करना रिलेवेंट है, क्या मटेरियल है। अगर मटेरियल नहीं है तो मुझे एक एक चीज़ें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एक ही आइटम में डाल सकता हूँ। और अगर मेरा बिजनेस ऐसा है कि मुझे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें एक एक करके रिकॉर्ड करूँगा, अगर मेरे लिए ये मटेरियल होता है, ठीक है। अभी आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आपके बिजनेस में कोई भी चीज़ हो रही है, उसे आप अपने स्टेक होल्डर्स को जरूर डिस्क्लोज करें। अब स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, वो होता है फॉर पब्लिक एट लार्ज, फॉर गवर्नमेंट, फॉर शेयर होल्डर्स, फॉर डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, एटसेट्रा। जो कोई भी आपके बिजनेस में कुछ भी इंटरेस्ट रखता है, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, ना कि सिर्फ ओनर के लिए। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबके लिए बना रहे हैं, तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम इसमें वो सारे चीज़ें डिस्क्लोज करें जो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा नोटिस आया है, इनकम टैक्स का नोटिस आया है कि आपको 1 करोड़ रुपए पे करने हैं, क्योंकि आपने इनकम टैक्स का कहीं पे बचाया है, आपने पे किया नहीं है, या तो आपसे पेमेंट करने में गलती हो गई, या तो आपने शॉर्ट पेमेंट किया, कुछ भी करके एक 1 करोड़ रुपीज का नोटिस आया है। भले ही ये 1 करोड़ रुपीज आपने पे नहीं किया हो, इस पर लिटिगेशन चल रहा हो, आप केस कर रहे हो, सब जुड़ी सो मैटर, फिर भी आपको इसको शो करना पड़ेगा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंटिजेंट लाइबिलिटी में, जिससे आपके स्टेक होल्डर्स को ये पता रहेगा कि हाँ, इस बिजनेस पे 1 करोड़ रुपए का नोटिस आया हुआ है और इसको फ्यूचर में शायद 1 करोड़ रुपए पेमेंट करना पड़े। अगर ये फुल डिस्क्लोजर वाला कन्वेंशन नहीं होता, तो हमारे स्टेक होल्डर्स को पता ही नहीं होता कि इस बिजनेस पे नोटिस आया हुआ है कि आपने इनकम टैक्स का कोई फ्रॉड किया है, या तो आपने शॉर्ट पेमेंट किया है, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर स्टेक होल्डर्स के लिए बनाया गया है,
ताकि इसमें आप सारे मटेरियल वो फैक्ट्स एंड फिगर्स वो बताएं जो आपके स्टेक होल्डर्स को बताने की जरूरत है। चलिए इन कन्वेंशंस का एक मैंने यहाँ पे एक समरी बना दिया है। कंजर्वेटिज्म जो कन्वेंशन है उसको अगर आप शॉर्ट में आप मेमोराइज करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हो। रिकॉर्ड लॉसेस नॉट अनरियलाइज प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स तो आप तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक करोगे जब वो रियलाइज होने का उसके चांसेस हो। अगर रियलाइज होने का कोई चांस नहीं है उसका आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हो। लेकिन लॉसेस अगर आपको लग रहा है लॉस हो सकता है तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मेटेरियलिटी, आपको मेटेरियल इन्फॉर्मेशन ही शो करना है, कोई इमेटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके नहीं आना है। फुल डिस्क्लोजर, इसमें जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं आप अपने शेयर होल्डर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को आप उसको इंटीमेट करोगे। कंसिस्टेंसी, आप कोई भी प्रिंसिपल्स रूल्स आप फॉलो कर रहे हो उसको आपको साल दर साल फॉलो करते रहना है। इसका एक की टेकअवेज भी मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। कंजर्वेटिज्म, इसमें आप ये आपको मदद करता है कि आपका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखाए। कंसिस्टेंसी, ये आपको हेल्प करता है कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो रिलायबल बने। साल दर साल आप सेम ही अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो कर रहे हो तो कंपेरेबल भी बनेगा। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन आपके बैलेंस शीट, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऐसे बनाता है कि आप उसको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक भी एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंटली कोई रूल फॉलो नहीं करोगे तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने पहले बनाया हुआ है उसको इस साल से आप कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। मेटेरियलिटी, मेटेरियलिटी आपको अननेसेसरी वो जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करने से रोकता है। आप वही मटेरियल चीज़ें ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके आओ। कोई चीज़ अगर मटेरियल है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लीन रहेगा। ठीक है। फुल डिस्क्लोजर, आपका बिजनेस ट्रांसपेरेंट रहेगा और यूजर्स के लिए फेयर रहेगा। किसी के लिए अनफेयर रिजल्ट्स आप दिखाओगे नहीं। जो इन्फॉर्मेशन आप दोगे वो सबके लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, सबके लिए दोगे और वो सारे मेटल फैक्ट्स डिस्क्लोज करेंगे जो डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट 2 वाला वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आपको और कौन कौन से ऐसे यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानना है, उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।